हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स थे उनको आज के लेक्चर में हम समझेंगे। और जैसा कि आप जानते हो हमारा फोकस क्या है कि इकोनॉमी क्या है, टेक्निकल है पर टफ नहीं है, और आप जानते भी जा रहे होंगे जैसे जैसे हम हर वीक इसका डिस्कशन करते जा रहे हैं। आई एम वेरी श्योर पिछले हफ्ते सभी ने जीएसटी का डिस्कशन अच्छे से देखा होगा, जहां पर काफ़ी एक्सटेंसिवली हमने जीएसटी को समझा है। अब उसी के थोड़ा कंटिन्यूशन में कह सकते हो, पिछले हफ्ते मतलब आई थिंक 11 जुलाई की बात है जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और उसमें एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। वो क्या है? विद रिगार्ड्स टू ऑनलाइन गेमिंग। अब इसको समझेंगे आज के सेशन में। आपने पक्का ना न्यूज़ के बारे में समझ लिया होगा, बट इसका कंप्लीट एनालिसिस आज के लेक्चर में हम आज करेंगे। साथ में हम समझेंगे ग्रीडफ्लेशन के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। ये टर्म आपने न्यूज़पेपर में शायद पढ़ा होगा अभी तक, पर इसको अच्छे से आज हम समझ लेंगे और भी जो कॉन्सेप्ट्स इसके साथ लिंक्ड वो भी समझेंगे। मेंस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और प्रीलिम्स के भी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट पोर्शन, आप सभी का एक जो कंसर्न मैंने नोटिस किया था वो था विद रिगार्ड्स टू सी सेट कि सर सी सेट डिफिकल्ट हो गया है, कुछ क्वेश्चन काफ़ी काफ़ी टफ आ रहे हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी आए थे, बट अदरवाइज एक टफनेस लेवल हमें देखने को मिला कि काफ़ी बढ़ गया है। तो ऐसे टाइम के ऊपर सी सेट के अंदर आपको दिक्कत आ रही थी, उसी वजह से हमारी टीम की तरफ से लॉन्च किया गया है यूपीएससी सी सेट माइस्ट्रो 2024, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, आपको ऑनलाइन माध्यम में भी और ऑफलाइन दोनों माध्यम में ये अवेलेबल है। स्टार्ट ही होगा 24 जुलाई से। मैं थोड़ा सा अगर आपको इसको एक्सप्लेन करूँ ना, तो नोटिस कीजिएगा कि होता क्या है ना कि हमारे या तो कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होते या फिर हम पूरा उसको प्रैक्टिस नहीं करते। अब ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ना, दोनों चीज़ों को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है। कैसे? यहाँ पर देखो, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ये तो होंगे आपके क्लासेस के दिन, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लेक्चर्स लोगे, अराउंड 1.5 घंटे के करीब का आपका लेक्चर होगा। उसी तरह से ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आप करोगे इसकी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हो पता क्या रहा है, जैसे मंडे जो पढ़ा, ट्यूसडे को आपने प्रैक्टिस कर ली और थोड़ा टाइम भी मिल गया अगली क्लास के लिए, फिर वेडनेसडे को क्लास करी, उसकी थर्सडे प्रैक्टिस कर ली, फ्राइडे वाली की सैटरडे प्रैक्टिस होगी। तो इस तरह से ना बस डेली का आपको 1.5 घंटा या 1 घंटा देना है, मतलब क्लासेस 1.5 घंटे की होंगी, प्रैक्टिस आप मान के चलो आप आधे से 1 घंटे की करोगे, तो उससे पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो जाएगा। इजी भी देखेंगे, मीडियम भी देखेंगे, हार्ड लेवल भी, यहाँ पे सब पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे। तो सारी यहाँ पे आप फीचर्स यहाँ पे देख सकते हो, बहुत अच्छे से इसके अंदर आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो आपका क्वांट हो गया एंड जो रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के अंदर आपका डीआईबी हो गया, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये तीनों पार्ट्स यहाँ पे मैं कवर करूंगा, ठीक है ना। उसी तरह से अमित सर आपका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, वो अमित सर कवर करेंगे। तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। इस नंबर पे अगर कोई डाउट्स हैं तो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। pwonlyes.com पे जाके आपको इसको एनरोल कर लेना है, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ध्यान रखिएगा 24 जुलाई से ये पर्टिकुलर बैच स्टार्ट हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब ऑनलाइन गेमिंग से कि आखिर ये ऑनलाइन गेमिंग है क्या, क्यों इसको डिस्कशन कर रहे हैं। देखो, रीजन तो आप सभी जान गए होंगे ऑनलाइन गेमिंग के पीछे का डिस्कशन, कि इस महीने क्या हुई थी, इस हफ्ते जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जहां पर उन्होंने क्या लगाया है, 28% का फुल फेस वैल्यू के ऊपर यहाँ पे एक यूनिफॉर्म टैक्स लगाया गया है, जितनी भी आपकी ऑनलाइन गेमिंग होती है, आपके कसिनोज, आपके हॉर्स रेसिंग, उन सभी के ऊपर। आई बात समझ में? अब आप लोग सोच रहे हैं सर ऑनलाइन गेमिंग क्या होती है, ये भी जरा समझा दीजिए। देखो, ऑनलाइन गेमिंग वो होती है जहां पर ना आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप गेम प्ले कर पाओ। आई बात समझ में? अब वैसे तो देखो, कई लोग ना दो तरह से इसको ऑनलाइन गेमिंग को क्लासिफाई करते हैं, कई जगह पे आपको 4 टाइप की क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी। जैसे एक हो गया आपका ई स्पोर्ट्स, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये काफी, इसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। उस तरह ही होता है आपका फैंटेसी स्पोर्ट्स। आपने जैसे शायद कुछ लोगों ने आप में से ड्रीम 11 खेला होगा, वहां पर आप रियल लाइफ स्पोर्ट्स प्लेयर को चूज करते हो, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं एंड उन पॉइंट्स के बेस के ऊपर आप पैसे जीतते हो। फिर इसी तरह से कुछ लोग स्किल बेस्ड होते हैं कुछ गेम्स, कुछ होती हैं चांस बेस्ड। स्किल का मतलब कि आपके वो मेंटल स्किल के ऊपर बेस्ड है, कुछ होती है चांस जो आपके लक के ऊपर डिपेंडेंट है। थोड़ा ना इसको समझते हैं कि आखिर गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का आखिर मतलब क्या होता है। देखो, एग्जाम्पल से समझो, जैसे आपने ना कभी चेस खेली है, चाहे ऑनलाइन हो या जैसे मर्जी हो, चलो मान लो ऑनलाइन आपने चेस खेली है। अब अगर आप ऑनलाइन चेस खेल रहे हो, तो यहाँ पर ना मैं कैसा खेलता हूँ और आप कैसा खेलता हूँ खेलते हो, उसमें फर्क होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो हो सकता है आप मेरे से बढ़िया प्लेयर हो, मैं आपसे खराब प्लेयर हूँ, तो डेफिनेटली ऑनलाइन चेस के अंदर आप ना अपना स्किल दिखा सकते हो। आई बात समझ में?
ऑन द अदर हैंड जैसे कई बार आपने कुछ लॉटरी की गेमें खेली होंगी या फिर सुना होगा, अब लॉटरी मैं चूज करूं आप चूज करूं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर किसी प्लेयर का स्किल इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर चेस हो गया या फिर आप कोई और चीजें बात कर लो, जैसे आप फैंटेसी स्पोर्ट्स की बात करते हो, उनको भी कुछ हद तक यहाँ पर आप गेम ऑफ स्किल के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना एक पर्सन जैसे जैसे उसको खेलता रहता है, जैसे जैसे उसकी एक्सपर्टीज आती रहती है, जैसे जैसे वो चीज़ों का लर्न करता रहता है, उस तरह से ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो गेम ऑफ स्किल के अंदर ना कुछ स्किल का कॉम्पोनेंट डेफिनेटली होता है। गेम ऑफ चांस के अंदर ऐसा नहीं होता। गेम ऑफ चांस के अंदर अगर आप मान लो अगर आपको लॉटरी खेल रहे हो, तो लॉटरी आप पहली बार खेल रहे हो, 100 टाइम खेल रहे हो, 1000वीं टाइम खेल रहे हो, कहीं ना कहीं आपके जीतने और फेल होने के चांसेस लगभग उतने ही होते हैं। तो कोई यहाँ पर स्किल नहीं होता। तो इस तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल को। ठीक है। अब सर इस न्यूज़ की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? देखो चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग का पोटेंशियल ना इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये आप ग्राफ की मदद से देख सकते हो कितनी तेजी से इंडिया की इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री जो ऑनलाइन गेमिंग है वो आगे बढ़ी है। लगभग ना 28 से 30% का CAGR ग्रोथ रेट है हमारी। ठीक है ना, कंपाउंडेड एनुअल जो ग्रोथ रेट होती है ना, वो लगभग 30% के आसपास यहाँ पे चल रही है। प्लस साथ में आप नोटिस करो, गेमर्स इंडिया में अगर गेमर्स की संख्या देखो तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि लगभग ना 433 मिलियन यहाँ पे हमारे गेमर्स हैं 2021 के अंदर। उसी तरह से 2023 के अंदर ये 533 मिलियन हो जाएंगे एंड बाय 2025 ये लगभग 657 मिलियन। ठीक है ना, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा, लगभग 65 करोड़ की बात हो रही है। देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है। इंटरनेट यूजर्स के मुकाबले देखो ना, लगभग 50% हमारे यहाँ पे लोग ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं। एंड ऊपर से अगर आप नोटिस करो, बाहर से सर फंडिंग भी अच्छी खासी आ रही है। ये ग्राफ देखो जरा 2021 का, कैसे आपको एक पीक देखने को मिलेगी। 33 डील्स हुई हैं यहाँ पे जहां पर हमें फंडिंग देखती हुई मिल जाती है। इतना $2000 मिलियन के करीब करीब की फंडिंग हमें सिर्फ 2021 में देखने को मिली है। तो सर इतनी तेजी से अगर कोई गेमिंग इंडस्ट्री जैसे जो बढ़ रही है, कोई भी इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो वहां पर अगर सरकार उसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करेगी तो कहीं ना कहीं सर क्वेश्चन तो उठेंगे ही, बिल्कुल उठेंगे ही। अब आपके दिमाग में पहले एक सवाल आ रहा होगा, सर इतना भी क्या हो गया, मतलब इतनी तेजी से इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है? देखो काफी सारे रीजन है एक्चुअली में ना, मेंस में क्वेश्चन हो सकता है ऐसा पूछ ले, तो हमें थोड़ा एक आइडिया रखना चाहिए। देखो एक्चुअल में ना एक WEF के बारे में आप जानते होंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। बिल्कुल सर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या बात करी है कि मोबाइल डिवाइसेस का बड़ी तेजी से आगे बढ़ना, जिसमें आप बात कर रहे हो स्मार्टफोन्स की, तो वही मेजर रीजन है कि इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूस्ट हुई है। क्योंकि आप आज नोटिस करो ना, आजकल तो हर एक इंसान के पास आपको एक स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। इवन ना जो मतलब थोड़े गरीब भी होते हैं, उनके पास भी आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो दैट क्लियरली शोज कि अगर स्मार्टफोन्स हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वहां से वो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर आए। एंड ऊपर से आप देखो, जब से इंडिया में जियो आया है उसके बाद से इंडिया में लगभग हर चीज रेवोल्यूशनाइज हो गई है। और इंटरनेट भी आज के टाइम पर बहुत ही अफोर्डेबल और आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, पहले तो देखो इंटरनेट बहुत महंगा होता था या फिर एक्सेस करना ही बड़ा मुश्किल होता था, पर आज के टाइम पर तो ये सारे इश्यूज है ही नहीं। वर्ल्ड की बात करें ना तो दुनिया में अगर हम बात करें, इंडिया में जो डेटा है वो वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो वो भी एक रीजन हो गया। साथ में अगर आप बात करो, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही यंग है। कहने का मीनिंग क्या, आप नोटिस करोगे 18 से 30 साल वाला जो एज ग्रुप होता है, इंडिया में ज्यादातर लोग इसी एज ग्रुप पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं यही तो वो तबका है जो ज्यादातर गेम खेलता है। तो यंग पॉपुलेशन का होना भी एक एस्पेक्ट रहा। साथ में ही डिजिटल पेमेंट मेथड, क्योंकि देखो अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कितनी बार UPI के बारे में बात करा है। ठीक है ना, इस तरह की चीजें और नए नए तरह के जो डिजिटल पेमेंट मेथड्स आ गए हैं, उनकी वजह से हुआ पता क्या है, अब आप आसानी से पे भी कर सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में आप नोटिस करो, आपको पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है। अगर मान लो आपने कुछ खेल रहे हो गेम जहां पे आप पैसा डाल के कोशिश कर रहे हो कि पैसा जीतने की, तो वहां पर आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो पैसा पे करने के लिए पहले तरीके बड़े मुश्किल होते थे, आप अपना कार्ड यूज करोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो बहुत लंबा और टीडियस प्रोसेस होते थे। आज के टाइम तो 2 सेकंड लगते हैं किसी को भी पैसा ट्रांसफर करने के अंदर, है कि नहीं? तो वो भी एक रीजन बन गया। उसी तरह से कोविड-19 पैंडेमिक का इम्पैक्ट देखो, जब आप नोटिस करो कोविड-19 पैंडेमिक था, स्पेशली 2020 के मैं की बात करता हूँ, तो वहां पे आप जानते हैं कि सब लोग घर पे थे। ठीक है ना, लोग वर्क फ्रॉम होम के ऊपर थे। ठीक है ना, स्कूल भी कहीं ना कहीं बंद हो चुके थे बच्चों के, तो ऑनलाइन स्कूल चल रहे थे। तो उस टाइम के अंदर पता क्या हुआ, इस तरह की चीजें हुई, बच्चों ने बाहर जाना खत्म कर दिया। अब जो जैसे मान लो कि 11वीं 12वीं का बच्चा है, वो शायद अब बाहर खेलने नहीं जाता हो, वो ऑनलाइन गेमिंग पे लग गया। और एक्चुअल में ना, ये मैं आपको पर्सनल लाइफ से ही बता रहा हूँ, मेरा भी एक कजन है, थोड़ा दूर का कजन है, उसने भी मतलब अराउंड 30 to 40 थाउजेंड रुपीज ना ये Dream11 वगैरह जैसी गेम्स के अंदर ही उसने लुटा दिए हैं। ठीक है ना, बाद में काफी वो डिप्रेशन में भी चला गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले हैं। तो इस तरह से
ये भी एक रीज़न रहा है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का काफ़ी ग्रोथ हुआ है। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ही, कैसे तेज़ी से इन्वेस्टमेंट आई है। एंड साथ में ना जो कंटेंट है वो लोकलाइज मैनर में अवेलेबल है। जैसे मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो जैसे आपने तीन पत्ती का शायद नाम सुना होगा, ऑनलाइन गेमिंग गेम है ये भी। लूडो किंग का नाम सुना होगा। ये वाली जो गेम्स है ना आपको, ये इंग्लिश में तो चलो है, होती ही होती हैं, उसके अलावा हिंदी, गुजराती, मराठी, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आज के टाइम पर आने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं लोकलाइज कंटेंट होने की वजह से भी यहाँ पर इस इंडस्ट्री की हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। तो कोई आपसे अगर मेंस में पूछे ना कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ क्यों है, तो आप उसके पीछे के कारण बता सकते हो। अब अगर आप नोटिस करोगे कि सर इसके कुछ फायदे भी हैं क्या ऑनलाइन गेमिंग के, देखो बिल्कुल फायदे तो हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वीनियंस है, ठीक है ना। पहले अगर आप नोटिस करो कि काफ़ी इश्यूज आते थे जो पुरानी गेमिंग के मेथड से, अब आप ऑनलाइन गेमिंग को कहीं पर भी बैठे आराम से एक्सेस कर सकते हो। आपके पास बस एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, चाहे आप घर पे हो, पहाड़ों पे हो, कहीं पर भी हो, आप ऑनलाइन गेमिंग का यूज़ कर सकते हो। तो ये इसका फ़ायदा है। साथ में ही काफ़ी हद तक इंक्लूसिव है, क्योंकि आपने आजकल नोटिस करो, अगर मान लो बच्चे मान लो बाहर ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, अगर बाहर मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कई बार ना कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनको मान लो ना कि हेल्थ इश्यूज की वजह से वो शायद बाहर खेलने ना जाए, ठीक है ना, बट ऑनलाइन गेम वो भी खेल सकते हैं। तो इस तरह से जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, तो ये भी आराम से खेल सकते हैं। ऐसा काफी लोगों के द्वारा तर्क दिया जाता है कि ऑनलाइन गेमिंग के ये फायदे हैं, ठीक है ना। ये देखो अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर जो मुझे मिले और जो रिसर्च के बाद मिले, मैं आपको वही पॉइंट्स बता रहा हूँ। उसी तरह से रेवेन्यू जनरेशन की आप बात करो, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग ने इंडियन गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा रेवेन्यू दिया है। इवन जो हमारी कंपनीज है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम बात करें ना रेवेन्यूज़ की, तो ऑन एन ईयर 26% की ग्रोथ रेट से हमें देखने को मिला है कि जो कंपनीज के रेवेन्यूज़ हैं वो बढ़े हैं। ये EY, अर्नस्ट एंड यंग का आप जानते होंगे, उन्होंने एक सर्वे किया था, उसके बाद उन्होंने ये पता किया है। उसी तरह से रोजगार की बात करें, ठीक है, 10,000 से भी ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ऑनलाइन गेमिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो देखो सर, फायदे तो चलो पता लग गए, पर नुकसान भी तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, नुकसान भी बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला तो यही है, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। देखो ये ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में ना ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं कि जुआ खेलना लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अब लोगों को देखो उतनी अवेयरनेस तो होती नहीं है, बस एक दूसरे के चक्कर में चलो ये खेल रहा है वो खेल रहा है तो सब खेलने लग गए हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी पर्सनल लाइफ से दे सकता हूँ। देखो मैं ना जिस ऑफिस में काम करता हूँ, मतलब वहाँ मतलब 2-3 ऑफिस हैं PW ओनली एस के, मतलब दिल्ली के अंदर ही अगर बात करूँ, तो जो एक ऑफिस है तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड हमने भैया रखे हुए थे। तो वो भी ड्यूरिंग द टाइम, मतलब वो भी ड्रीम इलेवन पे पैसे डाले जा रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा, मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, आप क्यों खेल रहे हो इसको, तो उन्होंने बताया कि उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने 500 रुपया लगाया था, उन्होंने 800 रुपया जीत लिया। तो ऐसे बिना कोई खास फाइनेंशियल अवेयरनेस के एक दूसरे को देखते देखते ये चीज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो जुए वाली चीज़ बन गई है कि अच्छा इसमें 500 रुपया डालो और 1000 रुपया मिल जाएगा, ऐसे समथिंग। तो ऐसे चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं और वो काफ़ी मेजर इशू है। क्योंकि देखो एक पर्सन जो काफ़ी अपनी मेहनत के साथ अपनी मनी को, हार्ड अर्न मनी को अगर ऐसे डालने लग जाएगा तो काफ़ी मेजर इश्यूज आ सकते हैं। बाकी साथ में नोटिस करो, कुछ ना आपकी जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है इन गेम्स के अंदर, वहां पर कई बार ना ऐसे कुछ परचेज करवा दिए जाते हैं आपसे जो शायद आप चाहते ही ना हो, ठीक है ना। आपका क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन कई बार आपसे मांगी जाती है और उसके अंदर उसको स्टोर कर लिया जाता है। और कई बार आपकी बिना परमिशन के भी कई बार ना आपके बड़े बड़े बिल्स आपको देने पड़ते हैं। ऐसा भी काफ़ी लोगों के केस में देखने को मिला है। साथ में ही काफ़ी गेम्स के अंदर ऐसा भी है कि यहाँ पर आपको इन अप्रोप्रिएट कंटेंट देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी ऑनलाइन गेमिंग ऐसी है जो वायलेंस को काफ़ी बढ़ावा देती है। सेक्सुअल कंटेंट होता है उनके अंदर, कई जेंडर स्टीरियोटाइप्स को यहाँ पे वो उनको री करती हैं। तो ये भी कुछ इश्यूज हो गया। बाकी साइबर बुलिंग हो गया, हरासमेंट हो गया। अब गेम्स के अंदर भी ना चैट का ऑप्शन होता है, तो उन चैट के अंदर भी ऐसा देखा गया है कि महिलाओं के साथ अक्सर हरासमेंट होती है, साइबर बुलिंग देखने को मिलती हैं। बाकी साथ में आप नोटिस करोगे कुछ बिहेवियरल चेंजेस इसके अंदर लोगों के अंदर आ सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से, ठीक है ना। कि अगर बहुत ज़्यादा दिन भर ही आप खेलते रहोगे तो डेफिनेटली आपका बिहेवियर तो बदलेगा ही बदलेगा, ठीक है। बाकी आप प्राइवेसी कंसर्न्स की आप बात कर लो, ठीक है ना, कि थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जा रही हो। कई बार आपके जो गेमिंग अकाउंट होते हैं उनको आपके जो सोशल नेटवर्क अकाउंट्स होते हैं उनके साथ लिंक किया जाता है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए प्राइवेसी का कंसर्न हो गया। बाकी साथ में आप नोटिस करो कुछ आपको हैकर्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपको हो सकता है कुछ बच्चों को बोलेंगे हाँ आप ये वाली फाइल डाउनलोड करो, वो फाइल डाउनलोड करोगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, आपके कंप्यूटर्स या जहाँ पर भी आप खेल रहे हो तो अकॉर्डिंगली वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। कल को रैंसमवेयर मांग सकते हैं आपसे, रैंसम मांगा जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी कुछ ऑफशोर गैम्बलिंग वेबसाइट्स भी होती हैं,
ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अक्सर बोला जाता है, जैसे एक बेट 365 करके है, ठीक है ना, एक बेट अवे करके है। ये जो इस तरह की कंपनीज है ना, इनका जो ज्यादातर काम हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, मतलब ये जो कमाई कर रहे हैं ज्यादातर इंडिया से कर रहे हैं। पर एक्चुअली इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? इनके हेडक्वार्टर आपको जिब्राल्टर हो गया, माल्टा हो गया, साइप्रस हो गया, वहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो कंट्रीज हैं ये क्या है? ये टैक्स हेवन कंट्रीज हैं। तो भैया पैसे आप कमा रहे हो इंडिया से, टैक्स इधर जाके देना और वो भी बहुत ही कम देना है। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये काफी मेजर लॉस हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे कंसर्न्स हैं। देखो मैंने आपको एक बिल्कुल ना अनबायस्ड असेसमेंट करवाने की कोशिश की है कि आपको मैंने पॉजिटिव्स भी बताए हैं और आपको मैंने प्रॉपर नेगेटिव भी बताए हैं। अब थोड़ा ना यहाँ से आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनती है, क्योंकि देखो आप कोई भी वीडियो देखोगे अगर आप यूट्यूब पे, तो कोई ऐसे वो बोल रहा है कि बिल्कुल बढ़िया मूव है, कोई बोल रहा है कि बिल्कुल खराब मूव है। मैं देखो दोनों के साइड्स आपको बता दूंगा कि क्या ये जो जीएसटी काउंसिल के द्वारा इसके ऊपर 28% की जो इसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, क्या वो सही है या गलत है। देखो ये तो तय आप ही करोगे, बट मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। एक्चुअल में ना आपको एग्जांपल लेके चलो। मान लो आप चाहते हो कि मैं 100 रुपए की बेट लगाऊं। अब बेट मुझे पता है आप जानते होंगे सारे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि 100 रुपए का आप बेट लगाना चाहते हो, ठीक है। अब पता क्या होगा? अब 100 रुपए के ऊपर आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा। अच्छा सर, ये 128 रुपया हो गया। मतलब देखो आप खेलना कितना, कितने अमाउंट का पैसा चाह रहे हो? आप 100 रुपए का खेलना चाह रहे हो, पर उस 100 रुपए खेलने के लिए आपको 28 रुपए अलग से देने पड़ रहे हैं। 128 हो गया। तो ये तो आपको हो गया इनपुट कॉस्ट, ठीक है ना। इसके साथ में ही ना जो आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी भी कुछ कुछ फीस होती है। जैसे मान के चलो कि अगर आपने कोई भी आप खेलो, जैसे ड्रीम इलेवन खेलो या कोई भी, उसकी ना कुछ पीछे आपको प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ती है। तो मान के चलो कि अगर इसकी 10% फीस है, ठीक है, हर किसी की प्लेटफॉर्म फीस थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो भैया 10 रुपए इसमें और भी ऐड होंगे। तो 128 नहीं, दरअसल में आपको 138 रुपए देने पड़ रहे हैं। अच्छा, तो अब पता क्या हो रहा है? आप गेम खेल रहे हो सिर्फ 100 रुपए की, पर आपको पे कितने करने पड़े, आपकी जेब से कितने पैसे कटे? 138। अब अगर मैं आपको एग्जांपल लेके चलूं कि मान लो आपने 100 रुपया गेम के अंदर डाले और आपने 50% जीत लिया उसमें, कहने का मतलब मान लो अगर, या 50% छोड़ो, मान लो आपने 60% जीत लिया, तो आपको कितने पैसे कमाई होगी? 160 रुपए मिल जाएंगे। मतलब 100 रुपया आपने लगाया ना गेम के अंदर और 60% का आपका बेनिफिट हुआ, तो 60 रुपए आपका यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ, तभी तो आप 160 रुपए वापस लेके जाओगे। बिल्कुल सही बात है। पर नोटिस करो, आपने गेम तो 100 रुपए की खेली थी, पर जेब से कटे थे 138। तो टेक्निकली आपने पैसे कितने लगाए थे? 138, और आपको मिले कितने? 160। पर ये गेम अभी खत्म नहीं हुई, सुनो मेरी बात। ये 60 रुपया क्या है? ये 60 रुपया तो सर मेरा प्रॉफिट है। अच्छा, ये 60 रुपये आपकी इनकम है? बिल्कुल। जो चीज इनकम होती है उसके ऊपर क्या देना पड़ता है? उसके ऊपर देना पड़ता है भैया आपको इनकम टैक्स। आई बात समझ में? तो 60 रुपए जो आपने कमाया, जो आपका प्रॉफिट मिला, वह वो उसके ऊपर आप क्या दोगे? आप दोगे सर इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर लगता है आपका 30% फ्लैट रेट। अगर आप जाओगे ना इनकम टैक्स एक्ट के 194B में, तो आपको 30% यहाँ पे फ्लैट रेट यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, प्लस 4% एडिशनल आपको सेस भी देना पड़ता है, ठीक है ना। तो मान के चलो, चलो ये सेस वेस को छोड़ो, आप 30% ही लगा लो 60%, 60 रुपए का। तो 60 रुपए का अगर आप 30% करोगे ना, तो आपको 18 रुपए तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा आपकी इनकम के ऊपर। तो 18 रुपए भी कट गए सर। हाँ जी बिल्कुल कट गए। तो बचे कितने? 60 में से 18 कटे, तो 42 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। तो देखो हुआ क्या इन दी एंड? आपने लगाए थे 138 रुपए, आपको मिले हैं 142 रुपए, दैट्स इट। और आपको लग रहा था कि शायद 100 रुपए लगा के मैंने तो 160 रुपए, मतलब 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये तो बहुत बढ़िया चीज होती है ना, 100 रुपए लगा के आप 160 रुपए जीत जाओ। पर ये टैक्स ही इतने सारे बीच में आ गए हैं कि कहीं ना आपको ऑलमोस्ट कुछ भी प्रॉफिट होगा ही नहीं अगर आप 60% भी आप अपना रिटर्न लेके आ जाते हो। आई बात समझ में? तो इस तरह से अगर कोई लॉजिकल इंसान है, जो मतलब समझदार इंसान है, तो वो अब ऑनलाइन गेमिंग नहीं खेलेगा। आई बात समझ में? तो जो लोग बट अभी भी हैं कि नहीं यार हम 100 रुपए डाल के 200 रुपए जीतेंगे, तो वो लोग खेलेंगे, ठीक है ना। बट अदरवाइज अगर आप नोटिस करो कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर आप 100 रुपया डाल के आपको 60% का प्रॉफिट हो रहा है, तब भी आपको एक तरह से आप घर पे कुछ भी नहीं लेके जाओगे, तो डेफिनेटली क्या करने वाली बात है, इससे तो ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बंद ही हो जाएगी। तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि हाँ जी ऑनलाइन गेमिंग शायद इससे मतलब गला घोटने वाली बात है, तो वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमा भी लेते हो ना, तब भी टेक्निकली आपको कुछ प्रॉफिट होता हुआ देखने को नहीं मिलता। अब देखो, अच्छा है नहीं है वो आप लोग तय करो, ठीक है ना। अगर आप इसको मानते हो कि अच्छा मूव है, तो कहीं ना जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये वाली सारी चीजें, जिससे बेटिंग गैम्बलिंग दूर हो जाएगी, ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं उसको रोक पाओगे। बट एट द सेम टाइम
उसके जो खराब खामियां भी तो हैं कहीं ना कहीं। देखो, एक इंडस्ट्री अच्छी खासी आगे बढ़ रही है, वहां पर आप उसको ऐसे रोक दोगे तो अच्छे खासे लोगों का रोजगार जाएगा, जो कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनका रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। तो ये सारे कुछ कंसर्न्स भी इसके साथ हैं। तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि रीसेंट मूव के कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ यहाँ पे इश्यूज भी इसके साथ हमें लिंक होते हुए देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो कि आपको कैसा लगा ये मूव, क्या अच्छा है बुरा है, ठीक है, बट मैंने आपको बिल्कुल एक अनबायस्ड असेसमेंट करवा दी है, जहां पर आप समझ पाओगे कि कैसे इसके बेनिफिट्स और कैसे इसके नुकसान है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्रीडफ्लेशन। अब देखो, इन्फ्लेशन तो मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, मुझे भी खुद याद नहीं आ रहा कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूं। आप जानते होंगे किसी भी चीज का कहीं ना कहीं दाम बढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं कि मुद्रास्फीति हम की दर हमें देखने को मिल रही है, तो इन्फ्लेशन हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। चीजों के दाम बढ़ना इज इन्फ्लेशन, ठीक है ना। अब उसी के साथ एक वर्ड आ गया यहाँ पे, ग्रीड वर्ड आ गया। अब ग्रीड वर्ड भी सर हमें पता है कहीं ना कहीं, जो मतलब अगर आपको, आप अगर अगर एक कंपनी है मान लो, उसके उसके ग्रीड ही होगी वो कंपनी की, यार मैं तो और पैसे कमाऊंगी और पैसे कमाना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे ना कि ये कंपनी काफी ग्रीडी होगी है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं ग्रीड प्लस इन्फ्लेशन। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक को थोड़ा और, एक ना पहले ना एक वेज प्राइस स्पाइरल को हम समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करना कि कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, मान लो जैसे एक मैं हूँ, ठीक है ना, या कोई भी पर्सन है, मान लो पर एक पर्सन ए है, ये किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है। अब ये ना अपने एम्प्लॉयर के पास जाता है जो इस कंपनी का मालिक है, उसको बोलता है कि सर मार्केट में ना बहुत महंगाई आ रखी है, जैसे टमाटर बहुत महंगे हैं आज के टाइम के ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो ये इस पर्टिकुलर कंपनी वाले मालिक को पता क्या जाके बोलेगा कि सर इतनी महंगाई है, मेरी आप सैलरी बढ़ाओ। और बात भी बंदे की ठीक है, देखो इतनी कम सैलरी के अंदर इस बंदे का कैसे गुजारा होगा जब मार्केट में इतनी ज़्यादा महंगाई होगी। तो ये एम्प्लॉयर पता क्या करेगा, ये कहेगा चलो ठीक है मैं तुम्हारी सैलरी 10% बढ़ा देता हूँ, चलो ठीक है इसकी सैलरी बढ़ गई। पर आप खुद सोचो, क्या ये जो मालिक है ये अपने आप को नुकसान करवाएगा? नहीं करवाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आगे कॉस्ट को पास ऑन कर देगा। जैसे मान लो कि ये टीवी बनाती थी कंपनी, तो पता क्या करेगा, ये टीवी के दाम 10% बढ़ा देगा, है कि नहीं। तो टेक्निकली क्या हुआ, इसको तो अपना प्रॉफिट रखना है ना। तो अगर इसके एम्प्लॉयज बोल रहे हैं कि भैया हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो अगर इसने सैलरी बढ़ा दी, उसके वेजेस को बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं इसको टीवी के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। उससे क्या हुआ, टीवी के दाम बढ़ गए। अब टीवी के दाम बढ़ना का मतलब क्या हुआ, टीवी के दाम बढ़ने का मतलब और कुछ नहीं, महंगाई बढ़ना ही तो होता है। तो यहाँ पर हो पता क्या रहा है, कहीं ना कहीं जैसे जैसे लोगों की मान लो सैलरी बढ़ती रहती है, उनकी डिमांड बढ़ती रहती है वेजेस की, अकॉर्डिंगली उसकी वजह से क्या होता है, लेबर कॉस्ट बढ़ गई। लेबर कॉस्ट बढ़ेगी कि चीज़ों के दाम बढ़ गए, चीज़ों के दाम बढ़ना ही तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कहता है। इन्फ्लेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो लोग बोलेंगे हमें ज़्यादा सैलरी दो, ज़्यादा सैलरी दो, तो कहीं ना कहीं इस तरह से एक सर्कल बनता रहता है। तो देखो, ये वेज प्राइस पहले तो चलो ठीक है, सेंस बनाता भी है कि हाँ यार बंदों की, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी बढ़ रही है, उस वजह से कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ना मेक सेंस। पर अगर मान लो एक कंपनी है, वो पता क्या करती है, वो लोगों की सैलरीज भी नहीं बढ़ाती, बट एट द सेम टाइम जो कहीं ना कहीं कस्टमर से पैसे चार्ज करने हैं, टीवी को महंगा करती जा रही है, ऐसा मानो, ठीक है ना। वो चीज गलत हो जाएगी। क्यों? उसके अंदर पता क्या होगा, ये कंपनी ना ग्रीडी हो गई है। कंपनी लोगों की सैलरी नहीं बढ़ा रही, बट जो आउटपुट वाली कॉस्ट थी, या अदर शुड से जिस प्राइस पे मार्केट में वो सामान बेचना था, उसके दाम बढ़ाए जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्फ्लेशन आपकी वेज प्राइस की वजह से नहीं है। इस पर यहाँ पे इन्फ्लेशन क्यों है, क्योंकि भैया ये कंपनी ग्रीडी हो गई है। इसी को बोलते हैं ग्रीडफ्लेशन। आई बात समझ में? तो यहाँ पर यही है कि कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना है, तभी इस वजह से ये ग्रीडफ्लेशन वाली सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। और वेज प्राइस स्पाइरल की ये बिल्कुल उल्ट काम करता है। ये कैसा स्पाइरल हो गया, ये आपका प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल देखने को मिल जाता है। ये देखो एक्चुअल में सीएमआई है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने कुछ एनालिसिस किया। उसके बाद इन्होंने नोटिस किया कि जो कंपनीज का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है ना, जो पेंडेमिक के टाइम के बाद से अगर आप नोटिस करो, तो वो 3.5 गुना बढ़ा है, ठीक है ना। तो ये क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं कंपनी चाहती हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, उस चक्कर में चीज़ों के दाम ये बढ़ाए जा रहे हैं जानबूझकर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोगों की सैलरी बढ़ रही है इस वजह से ये दाम बढ़ा रहे हैं, नहीं, इनको अपना बस प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाना है, उस चक्कर में ये कंपनी के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम ये बढ़ाए जा रहे हैं। तो आई होप आपको ग्रीडफ्लेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आपको ना मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 2 MCQs, इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताना कि क्या क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका विद रिगार्ड्स टू ग्रीन वॉशिंग, इसका भी 2022 में यूपीएससी ने पूछा था, कोशिश करना इसको अटेम्प्ट करने की, बताना कि सही आंसर यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए। एक मेंस का भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि नीति आयोग कैसे डिफरेंट है प्लानिंग कमीशन के, अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हुआ करते थे, दोनों के प्रिंसिपल किस तरह से यहाँ पे वेरी करते हैं, इसका मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताओगे।
अब चलते हैं पिछले हफ्ते जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका एक बार आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, हाउ कैन इट बी मेड मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो देखो देखने से पता लग गया कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ना हमारे यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। पहला तो ये बात कर रहा है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आखिर होता क्या है एंड उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, एंड साथ में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कैसे उसको हम और बेहतर और कैसे और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। ठीक है ना, यही पूछ रहा है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना आप अच्छी जो इंट्रोडक्शन होगी वहां पर आप क्या करोगे, इस पीडीएस को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दोगे। जैसे आप बात कर सकते हो कि पीडीएस क्या है, एक तरह का इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है ना, राइट। जहां पर आप जैसे ग्रेन्स हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, या जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो कहीं ना कहीं जो लो इनकम हाउस होल्ड हैं उनको अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर आप पहुंचाने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने एक अच्छी इंट्रोडक्शन लिख दिया। आई एम वेरी श्योर आप पीडीएस के बारे में एक अच्छी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अब पहला पार्ट क्या आएगा? पहला पार्ट आएगा कि क्या क्या भैया चैलेंजेस हैं। सोचो क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कहीं ना कहीं लोगों तक हमने राशन पहुंचाना है तो क्या इश्यूज आ सकते हैं? देखो पहला तो इशू यही आएगा कि मान लो अगले जो हमें लोग जिनको पहुंचाना है उनको हम ढंग से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो जो हमारे जो बेनिफिशियरीज होते हैं, जो लाभार्थी होते हैं, उनको ढंग से आइडेंटिफाई किया या नहीं किया। मान लो एक कोई पर्सन है, ये पर्सन हो सकता है कि भैया कि अच्छा खासा पैसा कमाता हो, अच्छी खासी इसके पास इनकम हो, ठीक है ना, पर कहीं ना कहीं इन भाई साहब ने भी क्या किया, इन्होंने भी बीपीएल का कार्ड बनवा लिया और उस चक्कर में क्या करते हैं, उस चक्कर में ये भी फ्री का राशन या सस्ता राशन लेते जा रहे हैं। ये तो गलत चीज होगी ना। इसके पास तो अच्छे खासे पैसे थे, इनके लिए थोड़ी ये स्कीम लेकर आए हैं। ऑन द अदर हैंड होता क्या है, कुछ मान लो एक बंदा कोई बहुत ही गरीब पर्सन है पर उसका कार्ड ही नहीं बन रखा, ठीक है ना, इसको मिलने चाहिए थे ये बेनिफिट्स, उसको मिले ही नहीं। तो इस तरह के ना हमारे कुछ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर होते हैं। कहने का मतलब क्या, कुछ ऐसे लोग जिनका नाम होना चाहिए उस लिस्ट के अंदर उनका नाम होता नहीं है, और कुछ ऐसे लोग जिनका नाम नहीं होना चाहिए उनका नाम होता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है पीडीएस के अंदर कि हम सही तरह से बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करें भी या ना करें, कैसे करें उनको। दूसरा हमें देखने को मिलता है कई बार करप्शन हो गया, कुछ तरह की यहाँ पे हमें लीकेजेस देखने को मिल जाती हैं। कहने का मतलब क्या कि मान लो, अगर मान लो इस यही पर्सन की बात करते हैं, ये भाई साहब ने यहाँ से सस्ते रेट के ऊपर राशन खरीद लिया, बाद में क्या कर सकता है, ये महंगे रेट के ऊपर जाके मार्केट के अंदर उस सामान को बेच सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पे देखो किया क्या इसने, सस्ते रेट के ऊपर कहीं ना कहीं राशन ज्यादा ले लिया, फिर वही राशन, क्योंकि ये सब्सिडाइज रेट था ना, कम रेट के ऊपर था, ये मार्केट में अंदर जाके उसको महंगे रेट के ऊपर दे सकता है। बाकी इतने सारे हमारे बीच में कई बार मिडल मैन हो गया, कुछ वो करप्शन कर जाते हैं। तो ये भी एक मेजर इशू आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। उसके साथ में ना कई और इश्यूज भी आते हैं। जैसे अगर आप नोटिस करो हमारी सरकार का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो हम इतनी सब्सिडी देते हैं इसके ऊपर, तो उसके चक्कर में हमारा जो कॉस्ट है हमारे जो सरकार की वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो ये कुछ इश्यूज हैं। साथ में अगर आप नोटिस करो, हम प्रोक्योरमेंट तो कर लेते हैं पर प्रॉपर जो एफसीआई के पास प्रॉपर स्टोरेज का सिस्टम नहीं है, उतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। फिर हमें कई बार न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि हाँ जी इतने करोड़ का जो अनाज पड़ा हुआ था वो चूहे खा गए, है कि नहीं। ऊपर से इसकी जो क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी इनकंसिस्टेंट होती है, क्योंकि आप कई बार नोटिस करोगे ना जो अनाज इसमें मिलता है कई बार तो ठीक ठाक क्वालिटी का होता है, कई बार खराब क्वालिटी का भी होता है। तो ये भी एक कंसर्न हुआ। साथ में ही ना एक कंसर्न होता है विद रिगार्ड्स टू आपका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सर इसका क्या मतलब, देखो इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको यहाँ पे आपको चावल दे दिया, आपको वीट दे दिया, पर इससे आपने उनका पेट तो भर दिया, पर क्या प्रॉपर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आप उनकी फुलफिल कर पाए, जो हमारी बॉडी को अलग अलग तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, क्या वो मिल पाए? द आंसर इज नो। कहीं ना कहीं इस वजह से हमें हिडन हंगर भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं इश्यूज हैं जो कि हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिंक देखने को मिलते हैं। तो ये सारे आप चैलेंजेस अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए। आई बात समझ में? तो सर चैलेंजेस तो हमें चलो पता लग गए। अब हम ये बताओ कि हम इसको और इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं। देखो बहुत सारे ना अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई बार बात करी जाती है कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हम बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो लीकेज की हम बात कर रहे थे, हम जो करप्शन की बात कर सकते थे, उनको कम होगा, ठीक है। ऊपर से कई बार बात करी जाती है कि पूरे सिस्टम को हम डिजिटलाइज करें। इनफैक्ट ये तो अच्छी बात भी है, ठीक है ना। आपका जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़
एक ऐसी स्टेट है ना जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। बहुत सारे अलग-अलग आईटी को उन्होंने यूज़ किया है। आपके राशन कार्ड को डिजिटाइज़ करने की बात है। आपके जो सामान जा रहा है, मान लो ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह एक ट्रक में जा रहा है, तो ट्रक के ऊपर जीपीएस लगा दिया ताकि कहीं न कहीं बीच में कोई गड़बड़ ना हो। प्रॉपर मॉनिटरिंग उनकी करी जाती है। तो डिजिटलाइज़ेशन एक बहुत अच्छा यहाँ पे तरीका हो जाता है। साथ में कई बार बात करी जाती है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके अंदर हम कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं। ठीक है? कई बार इसको बात करी जाती है कि आप इसको यूनिवर्सलाइज़ कर दो। ठीक है? वो भी एक देखो उसके भी कुछ अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, बट एक आइडिया मैं बता रहा हूँ। कई बार बात करी जाती है कि सरकार को अपना अगर सब्सिडी का जो बर्डन है, उसको अगर कम करना है ना, तो हमें इसका स्कोप को कहीं न कहीं लिमिटेड करना होगा। जो कहीं न कहीं गलत लोग, जो अमीर हैं, वो भी इसके अंदर आ गए हैं, उनको कहीं न कहीं आप बाहर करो, सिर्फ़ जो बॉटम के 40% आप उनको दो। बाकी देखो सरकार और स्कीम्स लेकर भी आई है, वन नेशन वन राशन कार्ड, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कहीं न कहीं जहाँ पर जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है ना? तो इस तरह से कई बार बात करी जाती है कि जो हमारी ग्राम पंचायत हैं, उनका हम रोल थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जो आपकी राशन शॉप्स होती हैं, जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, वो कहीं न कहीं अगर कम्युनिटी या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अंदर रहेंगी, तो वो एक अच्छी बात है। प्लस एट द सेम टाइम हम जो प्रोडक्ट्स हैं ना इसके अंदर देते हैं, उनको इंक्रीज़ किया जा सकता है। मैंने बताया ना जैसे हिडन हंगर हमें देखने को मिलता है, तो हिडन हंगर के इश्यू को कहीं न कहीं रिज़ॉल्व करने के लिए हम फोर्टिफाइड उनको फूड दें, ठीक है ना? कुछ और नए आइटम्स इसके अंदर ऐड करी जा सकती हैं और ये मैं नहीं कह रहा, दरअसल में एक जस्टिस वाधवा कमेटी थी, उन्होंने ये यहाँ पे रिकमेंड किया था। ठीक है? बाकी कहीं न कहीं आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, आप उसको बढ़ाइए, ठीक है ना? और ये बात भी आपके जो शांता कुमार कमेटी थी ना, उन्होंने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग स्टोरेज कैपेसिटी को यहाँ पे बढ़ाने की बात करी गई थी। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कुछ हमने अच्छा डेटा भी दिया, कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी दिए, कुछ अच्छे यहाँ पे जैसे ना स्टेट का छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दिया, कुछ प्रॉपर हमने कमिटीज़ को भी कोट किया। इस तरह से हमारा एक काफ़ी अच्छा आंसर बन सकता है। आई बात समझ में? तो आपको भी यही करना है कि अपने मेंस के आंसर के अंदर ना प्रॉपर एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो, फिर कोशिश करो कि अपने आंसर के अंदर कैसे एक अच्छे-अच्छे पॉइंट्स मेंशन करते हुए उसको होलिस्टिकली आंसर कर सकते हो। ठीक है? अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया ना, आपको भी उसी तरह से ये नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन वाला आंसर नीचे मुझे कमेंट्स में बताने की कोशिश करनी है। ठीक है? लास्ट वीक मैंने आपको 2 एमसीक्यूज़ भी दिए थे, उनका मैं आपको क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। जैसे पहला था कि रियल सेक्टर कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। देखो हमें 2 तरह के सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। एक हम बात कर लेते हैं रियल सेक्टर की और दूसरा होता है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर। अब रियल सेक्टर के अंदर ना जो हमारी मतलब डिफरेंट-डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जहाँ से हमें कहीं न कहीं कुछ इकोनॉमिक आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर फार्मर्स मान लो क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? या फिर कहीं न कहीं जो टेक्सटाइल्स हैं, वो रॉ कॉटन को आपके फैब्रिक के अंदर कन्वर्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। कहीं न कहीं इससे प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना? तो ऐसी चीज़ों को कहीं न कहीं हम बात करते हैं रियल सेक्टर की। और आप ज़रा स्टेटमेंट 3 और 4 पढ़ो, क्या ये रियल सेक्टर के अंदर आएँगी? नहीं सर, ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आएँगी। तो इतना बस पता होता, आप 3rd और 4th को गलत करते और पहला दूसरा ठीक है, तो आंसर ए आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता। दूसरा क्वेश्चन इंटरनेशनल लिक्विडिटी के रिगार्डिंग, अगर ये प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं क्यों आती है, क्या हमारे पास अवेलेबल नहीं है? आंसर बहुत ही सिंपल है। देखो जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी की, यहाँ पर हम बात करें जैसे आपने ना देखा होगा कि एक कंट्री मान लो दूसरे कंट्री के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाती है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली किसकी बात होगी, आपकी जो फॉरेन करेंसीज की होगी। स्पेशली फॉरेन करेंसी में भी आपके जो हार्ड करेंसीज होती हैं जैसे आपका डॉलर्स हो गया, तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी ना होना मतलब आपके डॉलर की कमी है। इस तरह की बातें यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है ना? आज हमने 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के इंपॉर्टेंट हमने करंट अफेयर्स देखे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि हाँ जी, इकोनॉमी टेक्निकल जरूर है पर टफ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।